Hello and welcome to Northeast PSC. I am Pavan, your English guide. लेके आ गए हैं रोज की तरह आज फिर आपके लिए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसके इंग्लिश के क्वेश्चंस को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे डेली की तरह। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, समझेंगे, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के सेशन को। ठीक है, क्या कहते हो, स्टार्ट किया जाए अपना आज का ये सेशन? चलिए एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक रहिएगा ताकि सेशन में मजा आता रहे। और सबसे पहले सेशन का रूल, हर एक बच्चे को कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना है। इट डजेंट मैटर आपको आ रहा है, सही है, इनकरेक्ट है, इट डजेंट मैटर। आप करो जो आपको लगता है, उसको कमेंट में बताओ आंसर। गलत होगा तो भी सही सीखोगे, और जब दोबारा सही सीखोगे तो कभी दोबारा गलती नहीं होगी उस रूल उस क्वेश्चन की। और अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो हर तरीके से अपना ही फायदा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन एक बारी आप पढ़िए, तब तक मैं पेन वगैरह चूज कर लूं आपके लिए, तब तो मैं फिर आगे बढ़ूं ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। आपका ये सेंटेंस दिया गया है और ये सेंटेंस जो है ये 3 सेक्शंस में क्या है सर? डिवाइडेड है। ठीक है, और फिर कह रहा है आपको कि रीड द सेंटेंस केयरफुली, आप सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, एंड मार्क द अल्टरनेटिव दैट कंटेन्स एरर। आपको उस पार्ट को मार्क करना है जिसमें एरर होगा। इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, अगर लगता है सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, मार्क डी नो एरर। तब आपको डी ऑप्शन मार्क करना है जो कि नो एरर रहेगा। ठीक है, यहां पे आपको प्रॉपर ऑप्शन मिल जाता है। चलिए बताइएगा यहां पे राइट आंसर क्या होगा। एज द मीटिंग वाज, इस पार्ट में एरर है, या अबाउट टू एंड द बॉस इंसिस्टेड, इस पार्ट में एरर है, या फिर टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस, इस पार्ट में एरर है। और अगर लगता है कि एरर ही नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन है नो एरर का। चलिए जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दीजिए मुझे। जल्दी से कमेंट में क्या दोगे सर? जल्दी से कमेंट में अपना आंसर देंगे हम। बताओ जल्दी से बताओ, मैं आपके आंसर ही देख रहा हूं, मैं आपके आंसर से ही देख रहा हूं, और मुझे कमेंट दिखते रहना चाहिए कि हाँ भाई आंसर आ रहा है ना। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा राइट आंसर? देखो जब हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन में राइट आंसर की, तो एज द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड द बॉस इंसिस्टेड। याद रखना, क्या याद रखना है सर? सर यहां पे एक वर्ड इंसिस्टेड है। हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना कि अगर कभी आपके सेंटेंस में इंसिस्टेड वर्ड दिखता है तो इंसिस्टेड के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन होती है ना, इंसिस्टेड के बाद प्रपोजिशन जो होती है ना, उसका रूल है सर ये। और हमें आप बता सकते हो क्या कि इंसिस्टेड के बाद क्या प्रपोजिशन लगती है? बोलो, बता सकते हो क्या कि इंसिस्टेड के साथ क्या प्रपोजिशन लगती है? नहीं, अरे यार, इंसिस्टेड के साथ प्रपोजिशन ऑन लगती है। क्या लगती है? प्रपोजिशन ऑन लगती है। चलो ठीक है, प्रपोजिशन ऑन लगती है, यहां पे इंसिस्टेड के साथ में टू लिखा है इसलिए गलती है। बस यही इतना गलत है क्या? नहीं, आधी अधूरी जानकारी नहीं लेके जाना है। इंसिस्टेड के साथ प्रपोजिशन ऑन तो लगती है, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी चलता है। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए, मतलब एरर तो सी पार्ट में है, लेकिन एरर क्या है? यहां पे होना चाहिए था ऑन और यहां पे होना चाहिए था आस्किंग। समझ में आया? बोलो कहां पे एरर था सर? सी पार्ट में एरर था। क्या एरर था पता चल गया? बोलो, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो एक बारी, पढ़ो। कह रहा है
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो देम। नीचे कुछ अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव चूज करना है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, इस ब्लैंक में पहले सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। आओ पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है आई डेयर से दैट प्रार्थना टेक्स हर मदर। अब टेक्स के बाद टू लगना चाहिए या डाउन लगना चाहिए या आफ्टर लगना चाहिए या इन लगना चाहिए? कम ऑन टेल मी, कम ऑन। देखिए यहां पे कुछ बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है सर? सर देखो ध्यान से, टेक आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब है। सुनो इधर आओ पढ़ लो। टेक आफ्टर और क्या है सर? सर टेक टू है और क्या है? टेक डाउन है और क्या है सर? सर टेक इन है। सुनो सुनो, टेक इन का प्रयोग कब करते हैं पता है? जब कोई किसी को धोखा देता है ना, तो उस अर्थ में, किसी को धोखा देने के अर्थ में टेक इन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टेक इन का यूज किया जाता है। क्या हुआ वीडियो में? वीडियो में क्या हुआ भाई? सर प्रीवियस पीवाईक्यू सीरीज इन वीडियो कहाँ मिलेगा? आपको इसी नॉर्थ ईस्ट पीएसटी के पेज पर ही मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करके देखते जाइएगा, मिलेगा। ठीक है ना, मिलेगा। सारे वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। चलो आओ अभी आओ, जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसको पढ़ते हैं भाई ना। देखो यहाँ पे देखो, टेक इन का प्रयोग हम कब करते हैं सर? जब हम किसी को धोखा देते हैं। टेक डाउन का प्रयोग कब करते हैं सर? नोट डाउन करने के लिए। नोट डाउन का मतलब समझ रहे हो ना? कोई चीज जब हम लिखते हैं ना, उसके लिए टेक डाउन का प्रयोग करते हैं। और टेक टू का प्रयोग कब करते हैं? तो किसी चीज की आदत डाल लेते हैं जब हम, तो टेक टू का प्रयोग करते हैं। नोट कर लो, याद कर लो, कॉपी पे लिख लो अपने नोटबुक में कि भाई टेक टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी चीज की आदत डाल जाती है तो हम टेक टू का प्रयोग करते हैं। और टेक आफ्टर का प्रयोग कहां किया जाता है? जब कोई अपने फैमिली में किसी के जैसा दिखता है, तो इस किसी के जैसा दिखने वर्ड के लिए टेक आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। और हियर इज द राइट आंसर, आफ्टर। आई डेयर से दैट, मैं मतलब विश्वास से कह सकता हूं कि जो प्रार्थना लड़की है ना, टेक्स आफ्टर हर मदर, यानी वो अपने मम्मी के जैसे दिखती है। क्या बोलूंगा? वो अपने मम्मी के जैसे दिखती है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा सर आफ्टर। बोलो सही है? बोलो समझ में आ गया? लिख लिए? सारे फ्रेजल वर्ब्स याद कर लेना। फ्रेजल वर्ब्स बहुत जरूरी है और एग्जाम में कई बारी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलता है। देख लो, मिला ही है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सर। स्टूडेंट्स हैव बीन ड्रेनिंग दियर्स, ड्रेन की स्पेलिंग गलत लिख दिया है, यहां पे होना चाहिए था ड्रेन, DRAIN ना। ड्रेनिंग दियर सॉक्स द लास्ट 2 आवर्स। बताइए यहां पे सिंस लास्ट 2 आवर्स होना चाहिए, राइट फ्रॉम द लास्ट 2 आवर्स, फ्रॉम द लास्ट 2 आवर्स या फॉर द लास्ट 2 आवर्स? व्हाट शुड बी हियर? इस ब्लैंक में क्या होना चाहिए था? जल्दी से बताओ, जल्दी से। टेक आफ्टर, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बताइए भाई, क्या होना चाहिए था? अरे फटाफट कमेंट करो ना, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए था सर। आप कहोगे सर यहां पे जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो फॉर होना चाहिए। क्यों फॉर, क्यों यहां पे होना चाहिए? इधर आओ सुनो। जब कभी भी हैज हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए, हैव, हैज, हैड, अगर इनके साथ बीन दिखा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखी, इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ना, इट मीन्स कि भाई ये जो सेंटेंस है ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। किसका है सर? सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में टाइम को दिखाने के लिए 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक फॉर का यूज किया जाता है, एक सिंस का यूज किया जाता है। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं,
किस लिए करते हैं सर? पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं, यानी जब हम एक निश्चित समय को बताते हैं तो इंग्लिश में सिंस का यूज करते हैं, और जब हम एक पीरियड को बताते हैं, एक अवधि को दिखाते हैं, ड्यूरेशन को बताते हैं, तो फॉर का प्रयोग करते हैं। लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से। सर ये तो ड्यूरेशन हो गया, और ड्यूरेशन को दिखाने के लिए इंग्लिश में फॉर यूज किया जाता है। सो राइट आंसर वुड बी डी। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई क्या है, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। यहां पे कुछ वर्ड्स दिया गया है और उसका करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड कौन सा दिया गया है सर? सर वर्ड हमारा है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज, इसका सिनोनिम बताना है, लेकिन पहले यह तो पता होना चाहिए कि पैट्रोनेज मींस होता क्या है। सुनो, पैट्रोनेज का मतलब होता है क्या सर? पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट। पैट्रोनेज का मतलब होता है हेल्प। पैट्रोनेज का मतलब होता है असिस्टेंस। पैट्रोनेज का मतलब होता है एड। ये पैट्रोनेज के सिनोनिम्स हैं। क्या सर? पैट्रोनेज का मतलब होता है सहायता करना, समर्थन करना, संरक्षक करना, किसी का संरक्षण करना। ये पैट्रोनेज का मीन होता है। तो पैट्रोनेज के ये सारे सिनोनिम है, सपोर्ट, हेल्प, असिस्टेंस, एड। अब देख लो इसमें कौन है, देखो इसमें कौन है सिनोनिम के रूप में। तो आप कहोगे सर यहां पे पैट्रोनेज के सिनोनिम के रूप में जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वो सपोर्ट है। डोनेशन का मतलब होता है दान देना ना, दान देना, डोनेशन करना, सब जानते हैं, इसके तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। सर स्पियोनेज का मतलब क्या होता है ये बताओ, पता है किसी को? किसी को पता है स्पियोनेज का मतलब क्या होता है? बोलो। स्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पाइंग कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम के रूप में बगिंग कह सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम के रूप में रिकॉन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिकॉन, RECON, रिकॉन कह सकते हैं। समझे? नेक्स्ट है बेनिफिशरी। सर बेनिफिशरी का मतलब होता है लाभार्थी, जो लाभ का पात्र होता है, जिसको लाभ मिलता है, उसे हम लोग बेनिफिशरी कहते हैं। इसका सिनोनिम होता है पेई। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका रिसीवर। इसका सिनोनिम आपका और क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम हो सकता है आपका इनहेरिटर। क्या बोलते हैं? इनहेरिटर। लिख दें, इनहेरिटर। ग्रांटी होता है इसका सिनोनिम। क्लियर? ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। हमने सिर्फ आपको एक वर्ड नहीं सिखाया, हमने इस एक वर्ड के साथ न जाने कितने वर्ड्स आपको सिखा दिए कि अगर ये नहीं मिला, कोई भी मिल जाएगा, हमसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हम बता तो सकते हैं ना। अब हमारे एक वर्ड से न जाने कितने वर्ड्स तैयार हो गए हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस होती है, ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम एक वर्ड से और भी वर्ड्स की तैयारी कर सकें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पढ़ो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है आर्म्स का सिनोनिम आप बताइए। किसका सिनोनिम बताना है? आर्म्स का सिनोनिम बताना है। बताओ आर्म्स का सिनोनिम क्या होगा? बोलो, बताइए जी, आर्म्स का सिनोनिम क्या होगा? हाँ सुनो 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 सुनो। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। जब हम किसी भिक्षुक को दान देते हैं, किसी भिक्षुक को कुछ देते हैं भिक्षा के रूप में, उसी को हम लोग इंग्लिश में आर्म्स कहते हैं। और आर्म्स का सिनोनिम की जब बात करोगे तो इसका मतलब हो जाता है चैरिटी। इसका मतलब क्या हो जाता है सर? इसका मतलब हो जाता है चैरिटी। और क्या कह सकते हैं सर? सर चैरिटी के अलावा बेनिफैक्शन कह सकते हैं। क्या? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बेनिफैक्शन कह सकते हैं। बेनिफैक्शन ये भी आपके आर्म्स का क्या बनता है? सिनोनिम बनता है। ठीक है, बेनिफैक्शन, चैरिटी, डोनेशन भी आपका आ जाएगा दूर का सिनोनिम। जैसे दूर के रिश्तेदार होते हैं वैसे दूर का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है,
और अगर हम यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बात करें, सर ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद होता है, हर कोई जानता है, इसको क्या एक्सप्लेन करना। प्रेयर्स मतलब प्रार्थना होता है, सर हर कोई जानता है, इसको क्या ही एक्सप्लेन करना। सर वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, क्या ही एक्सप्लेन करना है इसमें, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं सर। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाँ देखो ना, देखो ना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सर कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। अभी तक हमसे सिनोनिम पूछ रहा था और अब हमसे क्या पूछ रहा है सर? सर अब हमसे ये एंटोनिम पूछ रहा है। सर अगर ये अब हमसे एंटोनिम पूछ रहा है तो हम इसको बताएंगे एंटोनिम, हम इसको एंटोनिम बताएंगे भाई। चलो आप बताओ, मेरे बताने से पहले अगर आप बता दो तो मजा ही आ जाए ना। मेरे बताने से पहले अगर आप बता दो तो मजा ही आ जाए भाई। बताओ क्या होगा, बोलो 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 बोलो। सुनो, इधर सुनो। समिट, समिट का मतलब क्या होता है? सर समिट का मतलब होता है पीक। पीक का मतलब हिंदी में सर चोटी होता है। सर इसी को पैरामाउंट भी कह सकते हैं, क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं ना। पैरामाउंट कह सकते हैं, क्लाइमेक्स कह सकते हैं, समिट कह सकते हैं, पीक कह सकते हैं, ये सब इसके सिनोनिम हैं। लेकिन हमको तो एंटोनिम बताना है सर। एंटोनिम भाई चोटी, चोटी का चोटी सबसे ऊपर जो होता है उसे कहते हैं। तो सबसे ऊपर का सबसे नीचे क्या होता है सर? सबसे नीचे बेस होता है। सबसे नीचे क्या होता है? बेस। सर बेस हमारा क्या बनेगा? समिट का एंटोनिम बनेगा। सर इटरनल का मतलब क्या होता है? इटरनल का मतलब होता है जो चीज हमेशा हमेशा के लिए रह जाए उसे इटरनल कहते हैं। जो चीज हमेशा हमेशा के लिए रह जाए, फॉर एवर, उसे इटरनल कहते हैं। और लिक्विफाई का मतलब क्या होता है? और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। कॉम्प्लेक्स का मतलब सर, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है और लिक्विफाई का मतलब पिघलना होता है। जो चीज पिघल जाती है उसे लिक्विफाई कहते हैं, पिघलना, पिघलना, मेल्ट हो जाना, मेल्ट हो जाना। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलो बताओ। यहां पे हमसे फिर सिनोनिम पूछ रहा है, लेकिन अब की बार जो सिनोनिम पूछ रहा है वो होलसेल का सिनोनिम पूछ रहा है। क्या होगा होलसेल का सिनोनिम? जल्दी बताओ। और सारे लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी मुझे बताओ होलसेल का सिनोनिम क्या होगा? मजा आ रहा है? देखो मजा आने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं जोक सुना रहा हूं आपको हंसी आए आप ठहाके लगाओ एकदम हा 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 हा। नहीं, मजा आने का मतलब पढ़ने में मजा आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो मजा आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब मजा नहीं आ रहा है। नॉर्मल सी बात है भाई ना। चलो बताओ होलसेल। सर होलसेल का मतलब होता है थोक में। जब कोई चीज हम थोक में बेचते हैं, इकट्ठा में बेचते हैं, उसे ही इंग्लिश में होलसेल वर्ड कहा गया। और होलसेल के एंटोनिम की जब बात करोगे तो जब हम लोग खुदरा में बेचते हैं, फुटकर में बेचते हैं, एक एक करके बेचते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में रिटेल। क्या कहते हैं सर? सर रिटेल कहते हैं, रिटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वेरी गुड, राइट आंसर अपना ए हो जाएगा, रिटेल यहां पे बनेगा। अच्छा रिफाइंड का मतलब क्या होता है सर? बताओ रिफाइंड का मतलब क्या होगा? पता है? सुनो, रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध किया हुआ, शुद्ध किया गया कोई चीज होता है उसे रिफाइंड। देखो फाइन, फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा। कोई चीज अच्छा है और उसको रिफाइन किया जा रहा है, री का मतलब दोबारा अच्छा बनाया गया, और अगर दोबारा अच्छा बनाया गया इसका मतलब वो शुद्ध हो गया एकदम से। तो रिफाइन का मतलब शुद्ध। और फाल्स मतलब तो भाई बच्चे बच्चे को पता है। और रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रेसिस्ट का मतलब विरोध करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिनोनिम एंटोनिम से हमें मुक्ति मिल गई अभी के लिए, आज के लिए, आज के पीवाईक्यूज के आज के पेपर के लिए। लेकिन
अभी इतनी जल्दी सिनोनिम सिंटोनिम से मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका सिनोनिम सिंटोनिम्स हमें याद करना होगा, लेकिन इसी तरीके से हम लोग डेली अपनी प्रिपरेशन में इन चीजों को ऐड करते जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर लेंगे एग्जाम टाइम तक। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 के लिए कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। आप इन अल्टरनेटिव्स को देखो और इसमें देखो कौन सा वर्ड बिल्कुल सही है, कौन सा वर्ड बिल्कुल सही है। आप बताइएगा, मुझे बताइएगा भाई। चलो, और हाँ, मजा आ रहा है ना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना, और मजा आएगा, और मजा आता है। ढूंढना चाहते हो मजा, ऐसे और बेहतर अंदाज में बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, आ जाओ नॉर्थ ईस्ट पीएचसी, आ जाएगा मजा, मजा ही मजा आएगा पढ़ने में। मतलब मजा का मतलब फिर वही बात मैं ना दोहराओ। आओ देखो, डायलॉग 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 डायलॉग, ये सारे डायलॉग ही लिखे हैं, बट राइट आंसर कौन होगा यहाँ पे? राइट स्पेलिंग किसकी है? सुनो, डायलॉग की राइट स्पेलिंग होती है DIA, डाय, LOGUE, डायलॉग, डायलॉग, DIALOGUE। सो राइट आंसर वुड बी बी। वेरी गुड, सही जवाब है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं सर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ, बताओ जल्दी से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन है सर मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग दी गई है और हमसे पूछ रहा है कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जिसमें मैथमेटिक्स की स्पेलिंग सही लिखी है। बताओ कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जिसमें मैथमेटिक्स की स्पेलिंग सही लिखी है भाई, बताओगे? सुनो, इधर सुनो, मैथमेटिक्स में क्या होता है सर? MATHE, मैथे, MATICS, मैटिक्स। क्या होता है? मैथेमेटिक्स, MATHE, मैथे, MATICS, मैटिक्स। और बी कहां से सही होगा? बी, अच्छा इसमें बी नहीं सही होगा, इसमें क्या सही होगा? इसमें देखो तो MATHE, मैथेमेटिक्स, ये राइट आंसर होगा। बी में तो ई ही नहीं लगाया, इसमें ई लगाया तो यहां भी ई लगा दिया, इसमें फिर से ई नहीं लगाया, मैथेमेटिक्स होता है, मैथेमेटिक्स। तो मैथेमेटिक्स में MATHE होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 की बात कर लो सर। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड एक्सप्रेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो देम। एक इडियम दी गई है और आपको इस इडियम का मीनिंग चूज करना है कि इस इडियम की राइट मीनिंग क्या होगी। बताइएगा, इस इडियम की राइट मीनिंग क्या हो सकती है सर? पता है? सुनो सुनो, माई हैंड्स आर फुल, इसकी राइट मीनिंग होगी, इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब आपके हाथ भरे हों, मतलब पैसे से नहीं कि आपका हाथ पैसे से भरा हो, ना 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 ना, ऐसा भी नहीं कि बहुत चीज ले जाने के लिए आपका हाथ भरा हो, ना 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 ना। तो सर जब आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तब हम कहते हैं माय हैंड्स आर फुल। जब हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तब हम कहते हैं माय हैंड्स आर फुल। तो माय हैंड्स आर फुल का मतलब होता है आई एम वेरी बिजी। क्या होता है? बोलो, क्या होता है? आई एम वेरी बिजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लो सर। जब हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तो सर कह रहा है नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में अब कोई प्यार नहीं रहा। अच्छा, कोई प्यार नहीं रहा तो इसका क्या मतलब है कि वो हमेशा लड़ेंगे? अरे प्यार नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ते ही रहते हैं, बिल्ली और चूहा बन गए हैं, टॉम एंड जेरी बन गए हैं, जब देखो तब लड़े रहेंगे लड़े रहेंगे। ना 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 ना, ऐसा बात नहीं होती सर। तो क्या डिसलाइक ईच अदर? हाँ, अब जब एक दूसरे के बीच में प्यार नहीं है, अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे होते तो प्यार रहता। जब एक दूसरे को हम डिसलाइक करने लगते हैं ना तब प्यार खत्म हो जाता है। तो जब प्यार खत्म होता है तो डिसलाइक अपने आप हो जाता है। तो चाहे जिसको बोलो सब सही, इसका मतलब सर राइट आंसर होगा टू डिसलाइक ईच अदर ना। डिसलाइक, अगर
फ्रेंडली होते तो भाई प्रेम टिका रहता, मतलब समझ गए ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं सर। क्या है, देखो भाई क्या है, समझो। कह रहा है 12 एंड 13 चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करना है। ना 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 ना, फ्रेंडली एज ईवर कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो फ्रेंडली एज ईवर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, हमने कहा अ बुक दैट सेल्स इन वेरी लार्ज नंबर्स, अ बुक दैट सेल्स इन वेरी लार्ज नंबर्स, उसे क्या कहते हैं, जो किताब बहुत ज्यादा बिक जाती है, जो किताब बहुत ज्यादा बिक जाती है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बोलो बोलो भाई, बताओगे उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जो किताब बहुत ज्यादा बिक जाती है ना सर, उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेस्ट सेलर। क्या कहते हैं, बेस्ट सेलर। सर कैलीग्राफी किसे कहते हैं, सुनो, कैलीग्राफी का मतलब होता है, कैलीग्राफी का मतलब होता है, ये भैया आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है, ये 2025 में ना, ये जो आपका कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है, ये उसी का पेपर है, ठीक है ना। आपने पूछा था ना कि ये कौन से सब एग्जाम का पेपर है, ओके। चलिए चलिए आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग। और कैनिन का मतलब सर, कैनिन वर्ड जो है ना वो डॉग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है सर, डॉग से रिलेटेड है। और सर क्लीन स्वीप का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे, क्लीन स्वीप तो सब जानते होगे ना, क्लीन स्वीप का मतलब क्या होता है पता है, क्लीन स्वीप का मतलब होता है पूरी तरह से जीत जाना। क्या बोलते हैं, पूरी तरह से जब आप जीत जाते हो, कंप्लीटली आप विन हो जाते हो, तब आप क्लीन स्वीप बोलते हो। और बेस्ट सेलर का मतलब होता है जो किताब बहुत ज्यादा बिकती है, उसे कहते हैं बेस्ट सेलर। समझ में आ गया। चलिए सर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, वन हु इज टू फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड स्टडी, वन वो हु इज जो है टू फॉन्ड बहुत शौकीन ऑफ रीडिंग। अबे यहां पे एक चीज याद रख लो, देखो फॉन्ड के साथ ऑफ दिख रहा है ना, याद रखना, फॉन्ड के साथ, टायर्ड के साथ, अफ्रेड के साथ, और सर आप कह लो कैपेबल के साथ, किसके साथ, कैपेबल के साथ। और आप क्या है, और आप क्या है, फॉन्ड, टायर्ड, अफ्रेड, कैपेबल, आपका फियर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो अभी के लिए याद रख लो कि इनके साथ हमेशा ऑफ लगता है। भी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े याद करो ना, मैं एक ही दिन में सब लिख दूं, ठीक है लिख तो दूं, लेकिन फिर आप याद तो कर नहीं पाओगे सारे के सारे एक दिन में, तो रोज देखते रहेंगे, रोज देखेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, वन हु इज टू फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड स्टडी, जो बहुत शौकीन होता है पढ़ने का, उसे क्या कहते हैं सर, जो बहुत शौकीन होता है हाँ, जो बहुत शौकीन होता है पढ़ने का, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिबिलियोफाइल। एक सेकेंड यार, पेन तो सिलेक्ट हो जा ना। चलो, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिबिलियोफाइल। और क्या कहते हैं सर, और सर जो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का शौकीन होता है उसको बुकवॉर्म कहते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में तो ना कहीं बिबिलियोफाइल दिख रहा है और ना कहीं बुकवॉर्म दिख रहा है, तो क्या कहेंगे बताओ, ना कहीं बिबिलियोफाइल दिख रहा है, ना कहीं बुकवॉर्म दिख रहा है, क्या कहेंगे अब यहां पे सर हम, सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 गलत पढ़ लिया,
एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रुको, इस क्वेश्चन को कवर कर ले तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है? एक मिनट रुको। देखो, वन हु इज टू फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड स्टडी, जो बहुत शौकीन होता है पढ़ने लिखने का, उसे नर्ड कहते हैं, बिबिलियोफाइल भी कहते हैं, बुकवर्म भी कहते हैं, लेकिन और क्या कहते हैं सर? नर्ड भी कहते हैं। चैलेट किसे कहते हैं बताओ? पता है? पता है चैलेट किसे कहते हैं? सुनो, लकड़ी के घर को चैलेट कहा जाता है। लकड़ी के घर को क्या कहते हैं? चैलेट। और बिवोश किसे कहते हैं बताओ? बिवोश का मतलब टेम्परेरी कैंप। जब कहीं हम घूमने जाएं और वहां पे अपना एक कैंप लगाएं, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, तो उसे हम लोग कह सकते हैं बिवोश। और बस्ट क्या होता है? जिसका सिर्फ, जिसका जो मतलब कह लो सिर और कंधे तक की मूर्ति को, ऐसी मूर्ति आपने बहुत एंसेंट हिस्ट्री में देखी होगी, कंधे और सिर तक की मूर्ति होती है बस। तो कंधे और सिर तक की मूर्ति को बस्ट कहा जाता है, ठीक है? याद रखोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ लौटेंगे भाई। कह रहे हैं कि हमने गलत पढ़ लिया, देखते हैं क्या पढ़ लिया। नो लव लास्ट बिटवीन देम, इसका क्या मतलब होगा? नो लव लास्ट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई लड़ाई ही नहीं होती, सॉरी, उनके बीच में कोई प्रेम ही नहीं बचा। नो लव लास्ट, अरे हाँ, नो लव लास्ट बिटवीन देम क्या होना चाहिए? लग तो रहा है ना, लग तो रहा है कि हमने गलत पढ़ लिया भाई। बताओ क्या होना चाहिए फिर? बताओ। बताओ, अरे आप भी तो बोलो। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, बोलो 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 बोलो, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं भाई। क्या होना चाहिए? उनके बीच में कोई प्रेम ही, नो लव, नहीं बचा। अब जब कोई प्रेम ही नहीं बचा तो क्या बोलोगे? टू डिसलाइक ईच अदर ही तो बोलेंगे ना? वही तो कह रहा हूं। चलिए चलिए, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 क्या होगा? क्या होगा? देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, वो 4 पार्ट्स में आपके सेंटेंस को स्प्लिट किया गया है, बांटा गया है, और आपको उन्हें अरेंज करना है, ऑर्डर में लाना है, और ऑर्डर में ला करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है सर? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना? चलो चलो, लॉस्ट, LOST, चलो आओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। एक बारी यार, अगर इतना ही डाउट है ना, इतना ही हो, तो एक बारी मैं चेक कर लेता हूं। रुको रुको, मैं भी चेक कर लेता हूं भाई। जब सारे लोग को कंफ्यूजन है तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, मैं चेक ही कर लेता हूं। नो लव लॉस्ट, नो लव लास्ट ना बिटवीन देम, इडियम क्या होगी भाई? टू पीपल स्ट्रांगली, अरे वही होगा, सही है, गलत वलत कुछ नहीं है। नो लव लास्ट बिटवीन देम का मतलब होता है टू पीपल स्ट्रांगली डिसलाइक, दोनों लोग एक दूसरे को ना पसंद करते हैं। और जब दोनों लोग एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं तो मैंने वही तो लगाया है, ठीक ना? सही हूं, मैं भी सही हूं, क्वेश्चन भी सही है। आप अपने आप को इंप्रूव करो। सही है, मैं गलत नहीं था, जबरदस्ती मुझे गलत बना रहे थे। ऐसा पाप ना करो, ऐसा अन्याय ना करो हमारे साथ ना, ना? ठीक है, तो सही है, क्वेश्चन भी सही है और हमने आंसर भी सही दिया है। ठीक, चलो आओ अब इस क्वेश्चन पे चलो। चलो,
lakhs of students from all over India which are held on all India basis appear in the examination by different recruiting organizations। ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के चार पार्ट बनाए गए हैं और चारों को इस तरह से रखा गया है कि ये अरेंज्ड नहीं है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पा रहे हैं। आपको अरेंज करना है और अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। बना सकते हो? देखो, लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बिल्कुल सही लग रहा है। कह रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से लाख्स ऑफ स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है। विच आर नहीं, विच नहीं आएगा, विच दूसरा क्लास बनेगा। इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए। वर्ब किसमें है सर? अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब पार्ट है, यानी वन के बाद थ्री। देखा जाए तो वन के बाद थ्री किसमें है सर? सर वन के बाद थ्री इस डी नंबर में है, तो 1324 राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जंबल्ड क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सॉल्व करा करो। जंबल्ड क्वेश्चंस को एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किया करो। जब आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करोगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से और इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पूछ ही तो रहे, उसमें आपको क्या गलत बोले? अरे नहीं भैया, आपने कुछ गलत नहीं बोला ना, मैं आपको गलत कह रहा हूं। लेकिन उसमें कुछ लोगों को क्या दिक्कत है कि कुछ लोगों ने कहा कि उसका मतलब कि समझे कि नो लव लास्ट, मतलब उसमें नो लगा है और लास्ट लगा है, तो लग रहा है कि उनके बीच में फ्रेंडशिप है, तो सी नंबर बोल रहे थे कुछ लोग। तो सी नंबर नहीं होगा उसमें हमने क्या कहा है देख लो यार, काहे लिए बुरा काहे मान जाते हो। हमने क्या कहा? हमने कहा बी इज द राइट आंसर। वो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं। और आप में से कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं, सी सही होगा, क्योंकि उनके बीच में अभी लव लास्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। जब किसी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, सपोज दैट मैं और किसी और दो लोगों के बीच में फ्रेंड थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट हो गई, बहस हो गई बहुत भयानक वाली, और अब फिर भयानक वाली बहस हो गई, तो अब उसके बाद से फिर हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो इस स्थिति में हम लोग, इस स्थिति को बोला जाता है नो लव लास्ट बिटवीन देम, इनके बीच में प्रेम ही नहीं रहा। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों का राइट मीनिंग जो होता टू डिसलाइक ईच अदर, बी करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। मैं सिर्फ उनको बोला यार। और अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद, मेरा पर्पस, मेरा मतलब इरादा, इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं होता, ठीक है। बस मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी अगर बोल रहा हूं या कुछ ऐसा बोल दिया तो आप उसको समझने के पर्पस से देखो, बस, ठीक है ना? ठीक है, क्यों जी? ओना के जी, कोई दिक्कत तो अब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक बारी बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर समझ में आ रहा है चीजें तो भाई सेशन को लाइक कर देना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, शेयर जरूर कर देना। फेल्स एट दिस जंक्चर नॉट वर्थ हिज साल्ट, ही इज इफ ही। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, और उस छोटे से सेंटेंस का चार पार्ट बनाया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि इन चारों पार्ट्स में से कोई एक ऐसा पार्ट होगा, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनको प्रॉपरली अरेंज कर रहा होगा। बताओ कौन सा ऐसा है जो प्रॉपरली अरेंज कर रहा है? बोलो 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 बोलो, जरा बोलो। सर आप सॉरी मत बोलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ा है सर, थैंक यू। अरे हमें सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो, एक एक यहीं पे जोक मारे, मतलब ऐसे ही मस्ती के लिए, अब इसमें भी बुरा मत मानना। सॉरी बोलने में जो आपको नहीं कह रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। आप लोग जो फीमेल होते हैं वो सॉरी नहीं बोलना चाहते जल्दी। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, वाइफ कभी सॉरी नहीं बोलना चाहती, गलती उसकी रहे फिर भी, और हस्बैंड बेचारा बिना गलती के भी सॉरी बोलता रहता है। और अब मैं भी तो ठहरा मैन ना, अब भाई मैन जाति का होने की वजह से सॉरी बोलना तो हैबिट है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोल सकते हैं। चलो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस आओ, चलो 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 चलो। क्या होगा? 15A, वेरी गुड
वेरी गुड, मजा आ जाता है जब आप ऐसे जवाब दे देते हो तो। लेकिन ए नंबर कह रहे हो यार पहले। फोर ए सुनो, इधर सुनो। अगर कभी कोई सेंटेंस मतलब कोई भी इफ आया ना, वो मेन क्लॉज होता है। इफ आया तो वो फर्स्ट मेन नहीं, वो फर्स्ट क्लॉज होता है। तो फर्स्ट क्लॉज जब होता है तो इफ वाला पार्ट पहले आएगा। इफ वाला पार्ट जब पहले आएगा तो फोर वाला ऑप्शन सही होगा। सर या तो ए सही हो सकता है या तो डी सही हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात सर, इफ ही हम जान रहे हैं कि अगर इफ के साथ ही आया है तो भाई अब क्या आना चाहिए, इफ ही फेल्स एट दिस जंक्चर। अगर वो इस समय, जंक्चर मतलब समय, जंक्चर मतलब क्या होता है, समय। अगर वो इस समय फेल हो गया, अगर वो इस समय फेल हो गया तो ही इज नॉट वर्थ हिज साल्ट। सर 4 के बाद 1 आना चाहिए, फिर 3 के बाद 2 आना चाहिए। 4 1 3 2 ना, 4 1। ये क्या है, इफ ही फेल्स एट दिस जंक्चर, इफ ही फेल्स एट दिस जंक्चर, क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा यार, ही इज नॉट वर्थ हिज साल्ट इफ ही फेल्स दिस जंक्चर। देख लो, मामला ही पूरा गड़बड़ हो गया है यहां पे। पता है यहां पे क्या हो गया, आना तो चाहिए था, क्रम बनना चाहिए था क्या, 4, उसके बाद 1, उसके बाद ही इज, ये क्या होना चाहिए था, 4 1 3 2। लेकिन 4 1 3 2 किसी में है ही नहीं। अब इसने क्या कर दिया पता है, इधर सुनो हम आपको समझाते हैं, इधर सुनो। अब इसने क्या कर दिया, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू, समझना समझना मेरी बात, इफ यू कम, इफ यू कम आई विल टीच। अगर आप आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ये एक सेंटेंस है, इफ यू कम आई विल टीच। ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हम इसको पलट दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। हम पहले बोल दे रहे हैं क्या, हम पहले बोल दे रहे हैं आई विल टीच इफ यू कम, ऐसा कर देंगे तो सही ये भी है और अक्सर यही यूज होता है। लेकिन अब कंफ्यूज करने के लिए, हमारा टाइम लेने के लिए क्वेश्चन को ऐसे अरेंज, ऑप्शन ऐसे अरेंज किया ना कि सीधा सीधा वाला फिट ही नहीं बैठ रहा है। तो हम ये वाला तरीका अब अपनाएंगे। पहले हम देखेंगे सब मेन क्लॉज को कौन है। तो भाई इफ वाला तो अब बाद में जाएगा, जब इफ वाला बाद में जाएगा तो दूसरा वाला सब्जेक्ट और वर्ब पहले आएगा, यानी 3 से जो स्टार्ट होगा, और 3 से सर ये स्टार्ट होगा। तो ही इज नॉट वर्थ हिज साल्ट इफ ही फेल्स एट दिस जंक्चर। तो यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा। समझे सर, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख लो, 3 2 1 4 राइट होगा, हाँ 3 2 4 1 राइट होगा, 3 2 4 1। देख लो ना, मतलब कंफ्यूज कर दिया इसने, ऑप्शन ने कंफ्यूज कर दिया, सेंटेंस नहीं कंफ्यूज किया, क्वेश्चन नहीं कंफ्यूज किया। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन में बस वही कर दिया होता क्या सर, ये जो 3 1 है इसको 1 क्या कर दिया होता, 4 1 और 3 2 कर दिया होता, बस 4 1, ये 3 इधर कर दिया होता, 2 इधर कर दिया होता, मजा आ जाता, तुरंत सॉल्व हो गया होता। लेकिन इसने सेंटेंस के ऑप्शन को पलट दिया, बोला ले हम तुमको, तुम्हारे साथ मतलब झूला झूला दिया इसने क्वेश्चंस को। कोई बात ना, हम इतने स्मार्ट तो हैं ही ना, हम सब इतने स्मार्ट तो हैं ही कि हम खेल सकते हैं इसके साथ। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 की बात करते हैं सर। अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग। अरे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्या ही पढ़ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, एक सेंटेंस दिया गया रहेगा, उसमें एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया जाएगा, और उस अंडरलाइन पार्ट के लिए अगर आपको लगता है कि इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है तो कौन सा वर्ड इंप्रूव कर सकता है, वही हमें बताना है। ठीक है, देखो यहां पे आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड बस। हाँ चलो, सुबह इज इन वांट ऑफ अ रिलेबल सर्वेंट। यहां पे अंडरलाइन पार्ट आपका ये है, इन वांट ऑफ,
इन वांट ऑफ, ये अंडरलाइन पार्ट है। आपको बताना है कि क्या इन वांट ऑफ को रिप्लेस करना चाहिए, और अगर रिप्लेस करना चाहिए तो इन ऑप्शन में से किससे रिप्लेस करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो भाई नो इंप्रूवमेंट लगा देंगे। बताओ राइट आंसर क्या होगा, बताओ। इंडियन इंग्लिश, हाँ इंडियन इंग्लिश यही होता है इंडियन इंग्लिश का यही होता है ना। चलो चलो, समझ में आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, रूल्स जो समझा रहा हूं वो भी समझ में आ रहा है ना, मजा आ जाता है ना पढ़ने में। जरूर अपना फीडबैक ना कमेंट में जरूर दे दिया करो ना, इससे मुझे, और अगर कोई सजेशन रहा करे तो भी बता दिया करो, मैं अडॉप्ट कर लूंगा उसको। ठीक, चलो बताओ। सुबह इज इन वांट ऑफ अ रिलेबल सर्वेंट। सुनो सर, इन वांट ऑफ जो वर्ड है ना, इन वांट ऑफ मतलब चाहना, ऐसा कुछ है ना। इतना अजीब सा बोलने की क्या जरूरत है, हम बोल सकते हैं सुबह इज, सॉरी इज वांट ऑफ, ये पूरा का पूरा है, इन वांट ऑफ नहीं, इज इन वांट ऑफ। क्या हो जाएगा सर, सुबह नीड्स अ रिलेबल सर्वेंट। क्या हो जाएगा, सुबह नीड्स अ रिलेबल सर्वेंट। सुबह को एक रिलेबल सर्वेंट चाहती है, सुबह चाहती है एक रिलेबल सर्वेंट। तो इज इन वांट ऑफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, नीड्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सच में बताएं, आप सबको पढ़ा करके मुझे मजा आ जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है, बड़े गजब के हो। द न्यूज पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज। जो न्यूज पेपर है वो प्रोवाइड करता है मोर इंटरनेशनल न्यूज देन, इसमें आपका जो अंडरलाइन पार्ट है वो पता है क्या है, डोमेस्टिक, ये अंडरलाइन पार्ट है। और आपको बताना, जो इसका करेक्ट आंसर दे लिया, जो इसका करेक्ट आंसर दे लिया उसको मैं क्या दूंगा, उसको मैं एक कैंडी दूंगा। लोगे, ऐसे ही ऑनलाइन दूंगा, ठीक है ना, ऑनलाइन दूंगा ऐसे ही। बताओ बताओ, सही करो। द न्यूज पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटर, चॉकलेट नहीं महंगा होता है, कैंडी दूंगा ना, सस्ता होता है। द न्यूज पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज, जो न्यूज पेपर है वो प्रोवाइड करता है मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज की अपेक्षा, इंटरनेशनल न्यूज को ज्यादा, अंतरराष्ट्रीय न्यूज की अपेक्षा, मतलब सॉरी, जो राष्ट्रीय न्यूज की अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय न्यूज को ज्यादा वो प्रोवाइड करने का काम करता है न्यूज़पेपर। बताओ राइट आंसर क्या होगा, नेशनल न्यूज, अलाइन न्यूज, प्रोविंशियल न्यूज, या नो इंप्रूवमेंट। बोलो 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 बोलो। नेशनल 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 नेशनल, वाह 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 वाह, सारे लोग नेशनल लगा रहे हो ना, सारे लोग नेशनल लगाओगे, ऐसे काम चलेगा, ऐसे काम चलेगा। सुनो सुनो, इंटरनेशनल और नेशनल तो होता ही होता है, इंटरनेशनल और नेशनल तो होता ही होता है, लेकिन अगर सुनो, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन के टर्म को समझो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कहता है अगर जरूरी है तभी रिप्लेस करो, और अगर लगता है कि नहीं ये अपना अर्थ दे ले रहा है, ये सुटेबल है, ये बोला जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, ग्रामेटिकली सही है, तो रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इंटरनेशनल का एंटोनिम डोमेस्टिक भी होता है, ठीक है, डोमेस्टिक भी होता है। तो डोमेस्टिक होता है, जैसे कहते नहीं है डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट। डोमेस्टिक फ्लाइट मतलब जो इंडिया की है, नेशनल फ्लाइट तो नहीं कहते, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट। तो इंटरनेशनल का प्रॉपर एकदम सगा वाला, एकदम क्लोज वाला जो एंटोनिम है वो डोमेस्टिक ही होता है, नेशनल नहीं होता, नेशनल नहीं होता। नेशनल दूर का है, दूर का रिश्तेदार जैसे होता है वैसे दूर का है एंटोनिम, लेकिन डोमेस्टिक उसका बिल्कुल क्लोज एंटोनिम है। इसलिए इंटरनेशनल के साथ डोमेस्टिक का ही यूज करना सही होता है। यहां पे डी विल बी द राइट आंसर, नो इंप्रूवमेंट। क्या होगा, नो, वेरी गुड, वाह, सिर्फ किनी जी ने राइट आंसर दिया है डी ना, किनी जी ने राइट आंसर दिया है डी। चलो, जब कभी हम
मिलेंगे तो आपको हमारी तरफ से एक चॉकलेट की पार्टी, वो भी पार्टी होगी चॉकलेट की, एक ही। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो देम। यहां पे आपको एक्टिव एंड पैसिव बताना है सर। हु स्टोल योर बुक, आपकी किताब किसने चुराई, इसका पैसिव क्या होगा। सुनो सुनो, जब कभी आपका सेंटेंस हु से बनता है, एक्टिव वाइज हु से शुरू होता है, तो पैसिव हमेशा बाई हुम से बनता है। किससे बनता है, बाई हुम से। तो सर देखा जाए तो बाई हुम यहां है, यहां है, यहां है, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है सर, स्टोल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और हम जानते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाज वर होता है। और वाज वर जब होता, पढ़ाया था मैंने पहले दिन की पीवाईक्यू क्लास में ही मैंने पढ़ा दिया था पैसिव वॉइस का कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। वाज वर होता है सर, तो यहां पे इज लगा है इसलिए ये नहीं यूज होगा, यहां पे डिड लगा है इसलिए ये नहीं यूज होगा सर, यहीं पर वाज लगा है इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ना, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मोहित कैन हेल्प यू, मोहित कैन हेल्प यू, इसका पैसिव बनाओ। सर इसका पैसिव तो बड़ा आसानी से बन जाएगा, यू को ऑब्जेक्ट बनाओ, मोहित को सब्जेक्ट बनाओ। यू को ऑब्जेक्ट बनाया, मोहित को सब्जेक्ट बनाया, सब ने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। कैन का पैसिव बनाते समय कैन ही लिखेंगे, लेकिन बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मॉडल वर्ब का रूल बताया था कि जो मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है वही मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस में होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखो सर इसमें कुड भी लिख दिया, यहां तो कैन था, यहां पे कैन भी लिखा, यहां पर कैन भी लिखा, यहां पे कुड भी लिख दिया। और हमने कहा बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए सर, इसमें बी, इसमें बी, लेकिन इसमें हेल्प्ड है, इसमें हेल्प है सर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो राइट आंसर कौन होगा सर, राइट आंसर कौन होगा सर, बी होगा ना, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो किसके लिए है, हमारे लिए है, लेकिन किस पर है सर, डरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। चलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन की बात करते हैं सर। यहां पे सेंटेंस दिया है अतुल सेड दैट शी वाज कमिंग दैट ईयर, अतुल सेड दैट शी वाज कमिंग दैट ईयर, इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, अतुल सेड कामा इन्वर्टेड कामा सब में लगा है, ठीक है। सी वॉज कमिंग, सर अगर यहां पे सेड है इसका मतलब रिपोर्टिंग और पास्ट में है, डायरेक्ट बनेगा तो टेंस चेंजिंग हो जाएगी, तो वाज का प्रेजेंट आएगा, इज हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा क्या, सी इज कमिंग, और दैट ईयर है तो सर डायरेक्ट रहेगा तो दिस ईयर हो जाएगा। उल्टा करेंगे ना तो होगा अतुल सेड कामा इन्वर्टेड कामा सी इज कमिंग दिस ईयर, अतुल सेड सी विल कम दिस ईयर, अतुल सेड सी इज कमिंग दिस ईयर, यही राइट आंसर होगा, यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी, वेरी गुड, बी अपना राइट आंसर होगा ना। ये इनडायरेक्ट दे करके हमसे डायरेक्ट पूछ लिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। देखो 21 में क्या है, 21 में डायरेक्ट दिया है और इनडायरेक्ट पूछ रहा है, कह रहा है माई फ्रेंड आस्क्ड व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, माई फ्रेंड आस्क्ड व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट। ठीक है जी, हम कहेंगे माई फ्रेंड, सेड नहीं होगा, आस्क्ड है, आस्क्ड ही रहेगा, इंट्रोगेटिव है, सेड लिखा इसलिए ये आउट हो जाएगा, यहां पर सेड लिखा इसलिए आउट हो जाएगा, और यहां पे तो मी वगैरह है ही नहीं तो इसने जबरदस्ती मी लगा दिया। ठीक है, मी लगा दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है और यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, इसने अपने से लगा दिया, कोई बात नहीं भाई। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, सर जब डबल इंट्रोगेटिव WH टाइप का क्वेश्चन होता है ना, WH टाइप का सेंटेंस होता है ना, तो जो डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजक्शन बन जाता है। सर यहां पे कंजक्शन व्हाट तो बना है, ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखेंगे सर, यू को मी से बदल करके आई लिखेंगे,
डिड है तो हैड लिखेंगे, ईट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। यही सही है, यही सही है। इसमें क्या गलती है सर? इसमें आई एट लिख दिया। भाई अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है, हमारा सेंटेंस है किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट का, तो टेंस चेंज हो करके वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो सर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यही तो लिखा है, इसने तो लिखा ही नहीं है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? होगा तो जरूर बता देना, जरूर बता देना, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 6 सेंटेंसेस मार्क्ड। यहां पे फिर से पैरा जंबल वाला क्वेश्चन है, समझो मैं समझा रहा हूं क्या है। यहां पे एक यस 1 है और एक यस 6 है जो कि फिक्स्ड है। यस 1 पहले आएगा, यस 6 लास्ट आएगा, लेकिन बीच में पी क्यू आर एस 4 पार्ट भी हैं। इन चारों पार्ट को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है हमको। कोई बात नहीं, चलो पैराग्राफ बनाएंगे, पहले क्वेश्चन तो आने दो। लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट इट इज नॉट व्हाट यू से बट इट इज व्हाट यू डू। एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि इट इज नॉट व्हाट यू से, आप जो कहते हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है, इट इज व्हाट यू डू, जो आप करते हो वो। ये एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को लेकर के कुछ यहां पे और ऑप्शंस हैं। एक्शन डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, words can influence others, we do not deny, the statement is mostly true। ये एक स्टेटमेंट की बात हो रही है, और इस स्टेटमेंट को ये कह रहा है कि मोस्टली ट्रू है। इसका मतलब आर पहले आएगा। ऑप्शन देखो, आर पहले किसमें है? हमने बोला PQRS के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन टेक्निक से शुरू करो बस। देखो आर किसमें पहले है? हमने देखा कि सर आर 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 ये और ये दो ऑप्शन है जिसमें आर पहले है, ठीक है। आर पी या आर क्यू क्या होना चाहिए? अब देखेंगे हम फिर से सर। दिस द स्टेटमेंट इज मोस्टली ट्रू, actions do speak louder than words, words can influence others, we do not deny, this does not mean that words fall on deaf ears। क्या होगा? बोलो 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 बोलो। आर के बाद पी आएगा या क्यों आएगा? आप बताओ। आर के बाद पी आएगा या क्यों आएगा? भाई जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइए। आर के बाद पी आएगा या क्यों आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा सर? हम तो कहेंगे कि यहां पे आपका आर के बाद पी आएगा। क्यों? क्योंकि भाई द स्टेटमेंट इज मोस्टली ट्रू, एक्शन डू स्पीक, एक्शन की ही तो बात हो रही है ना, यहां पे करने की बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड ये भी है कि एक्शन डू स्पीक लाउडर देन वर्ड, जो एक्शन होता है वो वर्ड से बहुत ज्यादा तेज बोलता है। तो सर आर के बाद पी सिर्फ इसमें है, तो ये बी इज द राइट आंसर। बस खत्म, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और पढ़ोगे टाइम लॉस होगी, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। द कोकोनट्स आर यूजुअली पिक्ड बिफोर दे आर क्वाइट राइप। कोकोनट्स जो होते हैं वो अक्सर पिक्ड कर लिए जाते हैं, दे आर क्वाइट राइप, जब वो कम ही पके होते हैं, टू स्टॉप देम फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड और इनटू द वाटर। ठीक है, ये फिक्स सेंटेंस है, ये यही रहेगा। आगे ऑप्शन से पढ़ो और फिर बताओ कौन कैसे आएगा। फर्स्ट ही फास्टन्स आ स्ट्रॉन्गर पीस ऑफ रोप, पहले वो अपनी एक रोप की ही आ गया सर, प्रोनाउन नहीं आना चाहिए अभी। अगर कोई एक्शन शुरू कर रहा है तो नाउन होगी, पैराग्राफ है, नाउन जरूर होगी, ठीक है। इट इज एक्साइटिंग टू वॉच हिम क्लाइम, उसको देखना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। किसको देखना भाई? किसको देखना? देखो यहां पे क्या है, टू पिक देम है, अ मैन नाउन है, ये वाला आएगा अपना, ये वाला पहले होना चाहिए। टू पिक देम अ मैन क्लाइम्स अप द ट्री, आर पहले आएगा। देखो आर किसमें पहले है सर? एक ही तो ऑप्शन है आर पहले वाला, एक ही ऑप्शन है आर क्यू पी एस, खत्म। राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है यार। ये जो जंबल्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही बेहतर आप इसमें अप्रोच कर पाओगे। कोई ग्रामर नहीं है जो मुझे समझाना हो और आपको समझना हो। चलो लास्ट क्वेश्चंस अपने 24 और 25 के लिए।
क्लोज टेस्ट वाला क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है सर? सर क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भैया कि आपको यहां से एक सेंटेंस शुरू किया गया है और यहां तक, और यहां पे देखो तो एक 24 नाम का ऑप्शन है, 25 नाम का ब्लैंक है। इन दोनों ब्लैंक पे क्या होना चाहिए? आ स्टेप बाई, हमने हमेशा सीखा है स्टेप बाई स्टेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोई भी चीज जब आप करते हो तो कैसे करते हो? हम लोग कहते हैं सर स्टेप बाई स्टेप करते हैं। जब हम कोई चीज, सर योर लेक्चर इज टू फास्ट नाउ। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी, बहुत तेज हो गया क्या? बहुत तेज हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं भाई, अगर तेज हो गया तो हम स्लो चलते हैं, ठीक है, स्लो चलते हैं। देखो तो क्या बोलेंगे? एज आई स्टेप बाई स्टेप होना चाहिए। हमें तो लगता है कि 25 पे अगर ऑप्शन होगा तो कंफर्म है कि स्टेप ही आएगा। देख लेते हैं ना कौन सा बहुत दूर है। 24 लीप जंप रन, ये स्टेप है, स्टेप है, और हम जानते हैं आई स्टेप बाई स्टेप बोला जाता है, तो वहां पे स्टेप ही आएगा। 25 प्रोबेबल वनली लाइकली वरियस, देखो क्या आएगा यहां पे, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ते हैं। अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन्वॉल्विंग अ मेजरेबल अचीवमेंट ईच डे इज द क्या? वरियस इफेक्टिव मेथड, प्रोबेबल इफेक्टिव मेथड, क्या होगा? बोलो बोलो, यहां पे राइट आंसर क्या होगा? यहां पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई साहब? मुझे भी तो बताओ। हाँ, मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? चलो आएगा आएगा। क्या है? सर 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 इन्वॉल्विंग अ मेजरेबल अचीवमेंट ईच डे इज द वनली इफेक्टिव मेथड, है ना? वनली इफेक्टिव मेथड, तो यहां पे यही तो आएगा। देखो समझो समझो, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन्वॉल्विंग अ मेजरेबल अचीवमेंट ईच डे इज द वनली इफेक्टिव मेथड टू गेट रिजल्ट। सिर्फ यही एक इफेक्टिव मेथड होता है। कौन? अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो होता है यही इफेक्टिव मेथड होता है, वनली। तो वनली यहां पे राइट आंसर लग रहा है और वनली ही राइट होगा भी। ओके, थैंक यू सो मच। आज का 25 क्वेश्चंस का जो हमारा सेट था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो 25 क्वेश्चंस का, वो समाप्त होता है। आई होप कि जो भी मैंने समझाया या पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। क्लास आपको बिल्कुल परफेक्ट लगी होगी। हमने नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करी होगी, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में मदद कर रहे होंगे डे बाय डे। ऐसे ही अपना प्यार नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ और हमारे साथ बनाए रखिए। हम सब हमेशा आपके साथ तैयार रहेंगे, आपके सक्सेस के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए हम और आप मिल करके मेहनत करेंगे और इस बार आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कैसी लगी क्लास? फीडबैक अपना जरूर देना कमेंट में। ओके।